ये आप बात करते हैं कुछ नंबर्स की। पॉलीकैब के नंबर्स अनुमान से थोड़े कम रहे हैं, मुनाफे और मार्जिन में कमी आई है, जबकि आय में बढ़ोतरी हुई है। इन सब पर बातचीत करने के लिए पॉलीकैब इंडिया के सीएमडी इंद्रजय सिंघानी और ईडी एंड सीएफओ गंधर्व जी हमारे साथ जुड़ते हुए इस शो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग। इंदर जी, पहले आपके साथ शुरुआत करूंगा। यहाँ से किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर से केबल और वायरलेस सेगमेंट में? केबल और वायर सेगमेंट में किस तरीके की ग्रोथ FY25 में देख रहे हैं? और इस क्वार्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही, उसको कैसे देख रहे हैं? डिमांड तो आगे के लिए तो कंटिन्यूस चल रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट काफ़ी पैसे डाल रही है और काफ़ी टेंडर इशू किए हुए हैं जो लोगों के हाथ में है। एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड इन वेरिएशन क्लॉज। तो बिजनेस तो आगे के लिए दिखता ही है। बाकी मार्केट जो है, मेटल पे नीचे ऊपर भी होता है, फ्लक्चुएशन होती है, उसमें मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा फ्रेट जो है काफ़ी, सी फ्रेट इंटरनेशनल बहुत हाई हो गए हैं। इसका एक दो महीने के लिए असर रहेगा, पर उसके बाद कंटिन्यूस डिमांड तो है, डिमांड की कोई कमी नहीं है। बिजनेस इज ग्रोइंग कंटिन्यूसली। तो आगे तो डिमांड तो दिख रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हम इसके लिए बढ़ा रहे हैं कि हमको लगता है कि आगे की डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती रहेगी एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी पीपल आर लुकिंग टू इंडिया। अच्छा इंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, और मतलब ये जो एक फीडबैक है मार्केट से, वो पॉलीकैब ने बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को, और जब से आईपीओ आया 10 गुना से ज़्यादा स्टॉक भागा। उसके बाद वो इनकम टैक्स वाली प्रॉब्लम हुई, स्टॉक में भारी गिरावट आई, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि चलिए पैसा अच्छा बनाया, और ये शायद एक वन ऑफ रहा था। लेकिन उसके बाद एक थोड़े वीक क्वार्टर से पहले प्रमोटर की जो ब्लॉक डील में सेलिंग हुई, वो मार्केट को थोड़ी सी अखर रही है। उस पर आपका क्या व्यू होगा? तो का खुद का फैमिली का एक पहले से ही एक अपना फैमिली गवर्नेंस में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि हमारे को कब जब भी जरूरत पड़ेगी 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, तो हम सब साथ में काम करेंगे बिकॉज ऑफ आवर फैमिली टोटली वी आर वन। सो जब भी जिनको फैमिली के लिए जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे हम लोग पहले नक्की कर लेंगे। हमने आज नहीं, 4 6 महीना पहले ही सोच लिया था कि फैमिली को इतने अमाउंट की जरूरत है, इतना अमाउंट फैमिली के लिए निकालेंगे। तो हमने वही वही किया। हम लोग डेली इसको देखते नहीं है। वो मैं समझ गया, क्योंकि क्या होता है, अगर कई बार आप मतलब उस प्रमोटर का स्टेक सेल होता है, उसके बाद एकदम से वीक नंबर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट उसको अच्छे से नहीं लेता। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको ये वाली बात मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑब्वियसली अगर नंबर्स ये वाले अच्छे आए होते तो वो शायद उल्टा आपके फेवर में जाता, लेकिन क्योंकि इस बार नंबर्स थोड़े से वीक लग रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी ये बात उठकर आ रही नहीं नहीं, थी। वो ऐसी चिंता करें, हम हमसे एकदम स्पष्ट क्लियर है। हाँ। हमारे को ऐसे बेचने का इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे को खुद को अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है हाँ। और कंपनी को बढ़ाएंगे। नो ना, 100%, उसमें उसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक जो चीज़ थी वो बता रहा हूँ कि पिछले साल एक वो इनकम टैक्स वाला मामला आया था, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला था, जिसको वापस आने में टाइम लगा। एनीवे, चलिए। अच्छा गंधर्व जी, गुड मॉर्निंग। मार्जिन को लेकर किस तरीके के व्यूज़ बन रहे हैं आपके? क्या लग रहा है आपको, कंसिडरिंग जिस तरीके के कमोडिटी प्राइसेस में मूव्स आ रहे हैं, क्या मूव रहेगा यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए। जैसा आपने देखा, ये पहली तिमाही कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही थी। करीब हम लोगों ने 4,700 करोड़ का कुल कारोबार किया। लगभग 21% का ग्रोथ है। सारे बिजनेसेस ने अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। केबल एंड वायर बिजनेस है जो लगभग लगभग 80-82% हमारे टोटल बिजनेस का हिस्सा है, वहां पे हमने करीब 11% की बढ़ोतरी दर्ज करी है। एफएमईजी बिजनेस जो लगभग 8% हिस्सा है हमारे टोटल बिजनेस का, उसमें लगभग लगभग 21% की बढ़ोतरी दर्ज करी है। और ईपीसी बिजनेस जो करीब 3% हुआ करता था, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज करी है 292% की। और ईपीसी बिजनेस इस बार लगभग 10% के आसपास है हमारे कुल कारोबार का। जैसा आप जानते हैं, ईपीसी बिजनेस कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट मार्जिन का बिजनेस होता है, और क्योंकि अगर मिक्स में चेंज होता है तो उसका कंसोलिडेटेड लेवल पे इम्पैक्ट आता है। इसी वजह से अब की बार का एबिटा मार्जिन हम लोगों ने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा मिस किया है। एबिटा मार्जिन लगभग 12.4% के आसपास का था। एक कारण कि ईपीसी बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा कारण है कि केबल एंड वायर में जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है, उसमें कुछ पॉकेट्स में स्लगिशनेस है। एक्सपोर्ट्स बिजनेस इन जनरल ज्यादा मार्जिन का बिजनेस होता है, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस है, इसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। और तीसरा, जून महीने के अंदर काफी कॉपर में
उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कॉपर एलएमई जो 8,500 9,800 के बीच में था मार्च और अप्रैल के बीच में, वो एकदम से $11,000 तक पहुंच गया था और उसकी वजह से चैनल इन्वेंट्री और चैनल डिमांड पे इम्पैक्ट आया। और क्योंकि स्लगिशनेस रही चैनल के अंदर पर इंस्टीट्यूशनल में अच्छी रही, तो वहां पे प्रोडक्ट मिक्स में इम्पैक्ट आया। तो इन जनरल हमें लगता है कि हम आगे के क्वार्टर में भी 12 से 14% के एबिटा मार्जिन में काम करते रहेंगे। जो इस क्वार्टर का 12.4% का एबिटा मार्जिन है, आगे क्वार्टर में बनेगा और थोड़ा और मजबूत होगा, ऐसा हमें लगता है। मैं इनफैक्ट गंधर जी इसी सवाल पे आने वाला था कि जब आप कह रहे हैं कि ईपीसी लगभग उसमें 292 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, तो मतलब दिस मार्जिन ट्रेजेक्ट्री विल अगेन कम बैक टू 14 पॉइंट एंड प्लस ट्रेजेक्ट्री, आप इसका भरोसा दे रहे हैं आप? लगता है हमारी कंपनी ने ओवर द पीरियड एबिटा मार्जिन पे बहुत काम किया है। 2021 में जब हमने प्रोजेक्ट लीप पर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ काम करना चालू किया था, उस समय हमारी टॉप लाइन करीब 8 साढ़े 8 हजार करोड़ की हुआ करती थी। 3 साल बाद हमारी टॉप लाइन 18,000 करोड़ के आसपास हो गई है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आफ्टर टैक्स 10% मार्जिन का हो गया है। तो हम स्ट्रेटेजिकली जो भी सही डिसीजन है कंपनी के लिए वो ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है एक क्वार्टर इधर एक क्वार्टर उधर थोड़ा बहुत मार्जिन में उतार चढ़ाव मिले, पर हमें लगता है 12 से 14% का एबिटा मार्जिन हम लोग मेंटेन कर पाएंगे एनुअलाइज बेसिस पे। और 12 से 14% का मतलब ठीक है, वो 12% आप अगले क्वार्टर के लिए भी कहीं ना कहीं पिक्चर में रख रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें, इस बार मायूसी रही एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे, जो कि डेफिनेटली आपके आई थिंक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स वाला पोर्शन भी है गंधर्व जी, वहाँ क्या देख रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर में स्थिति आप? जब प्रोजेक्ट लीप पे 2021 में काम किया था, उस समय एक्सपोर्ट्स करीब 200-300 करोड़ रुपए कंपनी का हुआ करता था। गए साल लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का है। हमें लगता था जब हमने प्रोजेक्ट लीप पे काम किया कि 10% अगर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे कुल कारोबार में, तो वह अच्छा अचीवमेंट होगा। हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि मिड टर्म में एक्सपोर्ट 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा। इस क्वार्टर में स्लगिशनेस दिखी है, पर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में रिकवरी देखते चले जाएंगे। अच्छा इंदर जी, एक आपका टारगेट्स जो 20,000 करोड़ के रेवेन्यू के FY26 में थे, क्या आपको लगता है आप FY25 में अचीव कर सकते हैं? हाँ, 25 में अचीव कर जाएंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, वी कैन डू। हो जाएंगे। और किस तरीके की EPS ग्रोथ रहेगी यहाँ पर, मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कमेंसरेट होगी, EPS ग्रोथ में भी आएगी वो? जहाँ तक EPS की बात है, वो काफी चीजों पर डिपेंड करता है, पर जैसे डायरेक्शनली हमने आज तक काम किया है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देते हुए आए हैं, वैसे ही हम ग्रोथ देते रहेंगे। और हम इन जनरल जब टॉप लाइन ग्रोथ करते हैं, जब हम प्रॉफिट को साथ पे लेते हुए ग्रोथ करते हैं, तो जैसे जैसे टॉप लाइन में ग्रोथ आएगी वैसे प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी और वो EPS में भी दिखनी चाहिए। अच्छा गंधर्व जी, एक सवाल मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, ये इंडस्ट्री काफ़ी competitive है और काफ़ी मेरी खैर आपके पीयर्स से भी बात होती है। एक कुछ जो निकल कर आता है कि क्या इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉपर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि मार्जिन प्रोफाइल कई कंपनियों की थोड़ी अलग अलग है, तो उस पर मेरा एक सवाल था आपसे कि आप किस तरीके के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? वी आर फॉलोइंग दी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। अगर आप देखेंगे हमारा कॉपर लगभग सब कुछ इंपोर्ट से आता है। हम लोग बेस्ट इन क्लास कॉपर मंगाते हैं, इंटरनेशनल सप्लायर से, और सेम स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, जो कि एल्युमिनियम है, स्टील है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है फिनिश गुड्स की, हम लोगों के पास में लगभग सारे की अप्रूवल्स है। यूएस में जैसा यूएल अप्रूवल होता है वैसा है, यूके अंदर बेसिक अप्रूवल होता है वो है। हमारी करीब 200 लोगों की R&D टीम पूरे साल इसी पे काम करते रहते हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, इम्प्रूव हो, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिमांड मीट कर पाए। और क्वालिटी पे हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम लोग लीडर्स हैं। हम लोग कॉस्ट लीडर भी हैं, प्राइस लीडर भी हैं, क्वालिटी लीडर भी हैं, जहाँ तक अपने देश के बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और सारे सवाल के जवाब देने का, और जो मैंने थोड़े से 1-2 अनकंफर्टेबल सवाल पूछे उनका भी आपने जवाब दिया कैंडिडली, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ होंगे।